नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विल से संबंधित है, यानी वसीयत से संबंधित है। उसमें कौन कौन से आपके अधिकार हैं, क्या कानूनी पेचीदगियां से जुड़ी हुई हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर इसके अलावा किसी और तरह की कानूनी समस्या से आप जूझ रहे हो तो आप सीधे हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट रश्मि सिंघानिया हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में। रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जब हम लोग वसीयत की बातें करते हैं, विल की बातें करते हैं, तो पहले समझना हम चाहेंगे कि क्या वसीयत दरअसल होती है। ये इंसान जब जीते जी किसी के नाम प्रॉपर्टी करता है तभी होती है, मरणोपरांत ये इसको लागू किया जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? जी आनंद जी, लीगल टर्म में वसीयत को हम कहते हैं विल या टेस्टामेंट, और जो वसीयत बनाता है उसे हम कहते हैं टेस्टेटर। तो फिर उस लीगल टर्म के अनुसार विल वह इम्पोर्टेंट टेस्टमरी डॉक्यूमेंट है जिससे वसीयत बनाने वाला अपनी इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति जिसे जिसे देना चाहता है उसका पूरा ब्यौरा होता है। उसे हम वसीयत कहते हैं और इसकी कुछ फीचर्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। एक एक करके आपको बताती हूँ। फीचर्स क्या क्या रहेंगे सर इसके? अच्छा, इसमें सबसे पहले ये होता है कि जो बनाने वाला है उसका पूरा नाम, एड्रेस, एज, वो जो टेस्टेटर का पूरा नाम, एड्रेस, एज आता है। उसके बाद सारी डिस्क्रिप्शन आती है प्रॉपर्टीज़ की, वो सबको क्या क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है उसका, और जिस लीगल एज को वो देना चाहता है, कौन से लीगल एज को क्या प्रॉपर्टी देने वाला है, उस सब चीज़ का इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन आता है। और इस सबसे खास बात इसमें यह है कि अगर किसी को लीगल एयर को वो कुछ नहीं देना चाहता, उसका रीज़न भी इसमें इनकॉर्पोरेट होता है विल में कि वो उसको क्यों नहीं देना चाहता। एंड द पर्सन टेस्टेटर हैज टू बी ऑफ साउंड माइंड व्हाइल मेकिंग द विल, अदरवाइज वो विल वॉइड हो जाती है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो विल बनाते हैं तो टेस्टेटर की सिग्नेचर और दो विटनेस जो बेनिफिशियरी ना हो उनकी सिग्नेचर दोनों की आपस में एक साथ में एट द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर होनी चाहिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको इस बिल के लिए एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है जो नॉमिनी होता है जो टेस्टेटर का, जो देखभाल करता है कि अंटिल द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी पूरी उस चीज़ को देखभाल करता है। वो भी टेस्टेटर ही अपॉइंट करते हैं। जी ठीक बात है, यानी कि आपने जो कहा उसके मुताबिक जो दर्शकों के लिए बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो वसीयत करना चाहता है वो अपने अलावा दो और गवाहों को उस वक्त उसमें सामने रखेगा और तीनों लोग, वो दो लोग वो होंगे जिनका कि उस वसीयत में नाम नहीं होगा। वो तीनों लोग एक समय पर उनमें सिग्नेचर करेंगे और एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जो कि उस वसीयत की देखभाल करेगा वसीयतकर्ता के बिहाफ से। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आनंद जी, इसमें एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल ये टेस्टेटर और टू विटनेसेस दे विल साइन इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नहीं तो फिर जब चैलेंज होती है तब बहुत मुश्किल हो जाती है प्रूफ करने में। ठीक है मैम, अक्सर हम लोग ये भी देखते हैं कि वसीयत एक दफा अगर बन जाती है तो उसके बाद जो आगे जो उसके जो नॉमिनीज उसमें रखे जाते हैं, जो कि लाभार्थी उसमें रखे जाते हैं, वो अक्सर उसको वसीयत को चैलेंज कर देते हैं। या फिर किसी परिवार में सिचुएशन ऐसी आती है कि 3 संतानें हैं, 2 संतानों को उसमें रखा गया, एक को नहीं रखा गया वसीयत में, तो एक संतान उसको चैलेंज कर देती है। तो ऐसे में क्या प्रावधान रहते हैं, क्या संभावनाएं रहती हैं कि वसीयत में कुछ बदलाव हो सके? जी, ऐसे में जिसको अगर जो लीगल है जिसको कुछ संपत्ति मिलने वाली होती है, अगर उसको वो जो बिल डिस्क्लोज होने पर उसे लगता है कि नहीं मिली है तब उसको डेफिनेटली वो चैलेंज कर सकता है। इसमें ग्राउंड्स ये होते हैं कि टेस्टेटर के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस और दबाव बनाया गया था,
और वो ये प्रूव करने की कोशिश करता है, या फिर ये प्रूव करते हैं कि जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल द टेस्टेटर वाज नॉट ऑफ साउंड माइंड, और फिर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल नहीं की गई है। ये भी बता सकते हैं, जैसे कि अगर जो मैंने बताया था आपको, रजिस्ट्रेशन के समय उसकी साइनिंग ऑफ द टेस्टेटर एंड द विटनेसेस हैज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, वो लीगल रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हुई हो तभी वो विल चैलेंज हो सकती है। ठीक है, इस वक्त बनारस से मैम मनोज हमारे दर्शक तो जुड़ चुके हैं। मनोज, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? मनोज, आपका नंबर हम तो जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन तरफ से जल्द कॉल जाएगा और बेहतर सहायता आपकी समस्या सुनकर आपकी की जाएगी इस बारे में। बुलंदशहर से AK शर्मा हमारे दर्शक। शर्मा जी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता सर हम लोग कर सकते हैं? मैं ये कह रहा था, मैंने बेटे की शादी की थी, 1 साल हो गया जी। तो अब उसके घर वाले कहते ही थे, मतलब ये समझ लो यहाँ तो रहने नहीं दी उसने, उसके घर वालों ने जी। और ये वो जो है, मतलब ये कह रहे कि लड़की के साथ जाए, लड़की के साथ भी चली गई। तो कभी वो कहते कि मेरी बहन को लेके आओ, बहन रहेगी मेरे पास, कभी के माँ रहेगी, कभी के भाई रहेगा, और वो वहाँ जाते हैं। यहाँ से कोई लिंक नहीं है हमारे। ठीक है सर, बेहतर होगा कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी जो संभावनाएं, जो परिस्थितियां बनती हैं, उनमें आप लोग परिवार के लोग आपस में बैठकर सलाह करें, परिवार के तहत उसको निपटाया जाए तो ज्यादा चीजें बेहतर तरीके से और सामाजिक रूप से निपट जाती है। उसके अलावा रश्मि जी, आपके पास में आता हूँ। जो बात उन्होंने कही है कि उनके बेटे की शादी हुई है, बहू बहुत अनर्थक और अनर्गल डिमांड्स लगातार करती रहती हैं। वो ससुराल पक्ष के साथ भी नहीं रहना चाहती, अपने पति के साथ भी नहीं रहना चाहती, और रहना चाहती है तो अनावश्यक कुछ शर्तें वहां पर रखती हैं। तो कानून क्या सहायता इस मामले में इनकी कर सकता है? ऐसे में कॉलर जो है वो एक पुलिस में पहले से ही कंप्लेन कर सकते हैं, इन द केस फॉर द सेफ्टी से, कि अगर फ्यूचर में अगर कोई लड़की कोई अनड्यू डिमांड करती है तो अपनी तरफ से वो सेफ रहेंगे कि वो तो उसके संग अच्छा कर रहे थे, अदरवाइज लीगली उसका कोई ऐसे सच कुछ रेमेडी नहीं है जी। वो एक फॉर द सेफर साइड एक FIR मतलब कि एक कंप्लेन कर सकते हैं। तरीका यही बेहतर है कि परिवार के लोग आपस में बैठ के इस बारे में सुलझा लें तो ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से और सार्थक तरीके से चीजें निपट जाएंगी, म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैम, जो आपने कहा था कि वसीयत को सिर्फ 2 ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है, ये तो कहा जाए कि फोर्सफुल सिग्नेचर वहां पे कराए गए थे, जबरदस्ती दबाव बनाकर साइन कराया गया था, या फिर कहा जाए कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी। ये रीजन वाजिब भी माने जा सकते हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग भी कई दफा हम लोगों ने देखा है कि इन रीजंस को देखकर कई दफा जबरदस्ती विल बदलवाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी चीजें अगर झूठी करार दी जाती हैं, ऐसी चीजों को झूठ के तौर पर एक झूठे सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं, तो जो अल्टीमेटली जो नॉमिनी होते हैं वो नुकसान में आ जाते हैं। तो उनके पास प्रोटेक्शन का तरीका क्या रहता है? ऐसे में सबसे बेहतर अगर होता है कि टेस्टेटर जो बनाने वाला है अगर ओल्ड एज का है, उसे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो जनरली वो विटनेस उस ऐसे डॉक्टर को बनाते हैं ताकि वो जब गवाही वो समझ जाए तब वो डॉक्टर अपनी गवाही में ये कह सके कि नहीं, जो टेस्टेटर ने जब बनाया था विल, ही वाज ऑफ साउंड माइंड, इसीलिए तब उनकी बातें नेगेटिव साउंड हो जाती है। ठीक है मैम, क्या लेकिन जो नॉमिनी होते हैं, अगर कोई पिता अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है और अपनी वसीयत तैयार करता है, तो क्या जो उनकी संतानें हैं या जो भी नॉमिनीज हैं उन सब का अधिकार नहीं होता कि उनको पता हो कि वसीयत में क्या है, या फिर अधिकार सिर्फ वसीयतकर्ता का ही रहता है कि वो जब चाहे तब वसीयत सामने आए? ये विल का मतलब ही है कि वो एग्जीक्यूट होगी आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो विल में क्या उन्होंने क्या किसको क्या क्या दिया वो डिस्क्लोज नहीं होता, इनफैक्ट बेनिफिशियरी को भी नहीं होता सिर्फ, और इनफैक्ट ये अटेस्टिंग विटनेसेस जो होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि विल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस वक्त सोनभद्र से विकास हमारे दर्शक। विकास, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि एक ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता है किसी का सर जी, अगर कोई ड्राइवर चलाता है सर, अगर किसी तरह इससे डेथ हो जाता है सर ड्राइवर जी, तो अगर ड्राइवर एक्सीडेंट होता है सर, इसका क्लेम बनता है गाड़ी का सर? विकास, आपकी बात दरअसल हम तो पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जहां तक आपने चीजें कही, चीजें मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित है और बेहतर होगा कि इस बारे में कोई आप अपनी पूरी समस्या जब आपकी हम तक पहुंचेगी तो उसके बाद हम लोग किसी भी स्थिति में आ पाएंगे, कोई बेहतर सहायता आपकी हम लोग कर पाएं। बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। हम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कई दफ़ा हम ये कानून भी ये कहता है कि जो पिता के पास जो पैतृक संपत्ति होती है या फिर पिता की जो अपनी कमाई हुई संपत्ति है उसके ऊपर उनकी संतानों का हक होता है, लेकिन अगर पिता अपनी वसीयत में संतानों को हक ना दे,
तो वहां पर दो तरह की संपत्ति है, एक पैतृक संपत्ति, एक उनकी पिता की खुद कमाई हुई संपत्ति। दोनों संपत्ति में क्या पिता का अधिकार बनता है कि संतान को ना दे, या फिर पैतृक संपत्ति ऑटोमेटिक संतानों के पास आएगी? जी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति है वो ऑटोमेटिकली फैमिली ट्री के हिसाब से वंशज को ट्री को आती ही है। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो पिता ने अपने पैसे से खरीदी है, उसमें उनकी इच्छा अनुसार उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर दो बेटे हैं तो दोनों को ही इक्वली मिलेगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ठीक है, अशोक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। अशोक, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार अशोक, अपनी बात आप रखें। हाँ, मेरे बेटे का डाइवोर्स का मामला चल रहा है। जी हेलो, मेरे बेटे का डाइवोर्स का मामला चल रहा है जी। हाँ, तो उसने लड़की ने जो है अंडर सेक्शन 24 का गलत झूठा दावा पेश किया है कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, लेकिन वो जॉब करती है, मेरे पास उसका सबूत है जी। तो अब मैं उस स्थिति में क्या करूँ कि जी सबूत पेश करते हैं कि जिससे उसको कुछ सजा मिले, कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई करे कोर्ट। बिल्कुल रश्मि जी, आपके पास में आऊंगा इस चीज़ को लेकर कि इनकी जो डाइवोर्स का केस इनके बेटे का चल रहा है, तो उनकी बहू ने एक वहाँ पर सेक्शन 24 का झूठा दावा किया हुआ है कि वो जॉब नहीं करती हैं, मतलब कि उनको मेंटेनेंस चाहिए इस चीज़ के लिए, लेकिन इनके पास सबूत है कि वो नौकरी पेशा है। जी, ऐसे में आप जो कह रहे हैं आपके पास सबूत है, वो सारे सबूतों के साथ आप अपनी एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए और उनको कोर्ट को बताइए कि वो शी इज ऑलरेडी वर्किंग, तब फिर अपने आप कोर्ट सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप फैसला देंगे। शायद केस की बाकी परिस्थितियों में भी उनको ज़्यादा सहायता मिल पाएगी। राइट। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक कॉल करने के लिए। मैम, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वसीयत होती है, क्या उसका कहीं रिकॉर्ड भी दर्ज कराना होता है ताकि फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए वो चीज़ें पहले से ही कहीं पर दर्ज हों? क्या ऐसा कोई ऑफिस या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहता है? जी, जब वसीयत बनाई जाती है तो एक होती है रजिस्टर्ड विल और एक होती है अनरजिस्टर्ड विल। तो रजिस्टर्ड विल वो होती है जिसको हम जो रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाते हैं, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती है, इन द सेंस कि जब अगर आपने किसी ने टेस्टेटर में वसीयत बनाई और वो खो जाती है या फिर मिसप्लेस हो जाती है या फिर डिस्ट्रॉय की जाती है जिसके किसी भी पार्टी के साथ, तब फिर वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के नाते उसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन की जा सकती है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस है। जी ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है, कहाँ रजिस्टर कराना चाहिए? जो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, सो बनारस से प्रियंका हमारे दर्शक जुड़ चुकी हैं हम तक। रोहतक से प्रियंका, रोहतक अपनी बात आप रखें। प्रियंका अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? प्रियंका, अब तक आवाज हमारी पहुंच रही है? हेलो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर सेक्शन 9 का केस किया था जिससे मैं ससुराल में आ गई थी। जी सर, अब उसने मेरे तलाक का केस कर दिया सर। मैं प्रेग्नेंट वैसे हूँ और ससुराल में ही रह रही हूँ सर। जी, तो क्या सर वो मायके में नोटिस भेज दिया गया, मैं ससुराल में हूँ, क्या सर वो नोटिस वापस किया जा सकता है? सर सेक्शन 9 के तहत जब आपको ससुराल वापस लाया गया था, उसको कितना वक्त हो चुका है? वो 5 महीने हो गए हैं सर। अब 4.5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। 4.5 महीने का बच्चा है पेट में। ठीक है, रश्मि जी आपके पास लूंगा, कैसे इनकी सहायता की जानी चाहिए इस मामले में, क्या अधिकार? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जरूरी है आनंद जी कि अगर वो रहना चाहती हैं अपने ससुराल में या नहीं, तो अगर वो रहना चाहती हैं तो फिर अपने हस्बैंड के संग टर्म्स एंड सेटलमेंट जो भी अगर वो उनको परेशान कर रहे हैं या कुछ, तो सारे सब कुछ अंडरस्टैंड म्यूचुअली सॉर्ट आउट कर लें उनकी इच्छा अनुसार ही। फिर प्रियंका, क्या आप रहना चाहती हैं ससुराल में अपने? हाँ जी सर, रहना चाहती हूँ सर। ठीक है, लेकिन मैम सेक्शन 9 के तहत अगर वापस इनको लाया गया है और फिर 5 महीने पहले ही इनके हस्बैंड ने उनको तलाक के लिए अर्जी दे देते हैं, तो इनह्यूमन तो नजर आता ही है, लेकिन क्या कानून के तहत भी इसको कुछ रेमेडीज की होती है? अगर उनको लग रहा है कि ग्राउंड डिवोर्स नहीं देना उनको, तब फिर वो अपने एक पिटिशन फाइल कर सकती हैं कोर्ट में कि शी वांट्स टू लिव विद अ हस्बैंड एंड विद अ पीसफुल लाइफ। ठीक है, लेकिन फिर ऐसी परिस्थिति में फिर इनकी सुरक्षा को गारंटी कैसे किया जाएगा कि भाई ससुराल में अगर रह रही हैं, उनकी मर्जी है खिलाफ ससुराल पक्ष के खिलाफ, क्योंकि सिर्फ ये रहना चाहती हैं, तो वहाँ पर इनके साथ कोई अमानवीय हरकत ना हो, इसको कैसे निश्चित किया जाएगा? वो एक म्यूचुअली एक सेटलमेंट अराइव करना चाहिए पड़ेगा हस्बैंड के संग में जी, ताकि वो सब कुछ खुशहाली से रह सके। चलिए प्रियंका, उम्मीद करते हैं कि बेहतर सहायता आपको इस बारे में मिली है। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो नंबर हमारे लगातार खुले हुए हैं, आप किसी भी वक्त वापस हमें कॉल कर कोई और समस्या आपके सामने आती है हम तो जुड़ सकती हैं। दिल्ली से कुलदीप हमारे दर्शक, कुलदीप अपनी बात आप रखें। चलिए कुलदीप, आपका नंबर हम तो पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी, बेहतर सहायता आपकी इस बारे में
की जाएगी। मैम, जो रजिस्टर्ड विल की आपने बात की तो क्या संभावनाएं रहती हैं कि रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज किया जा सकता है? जी आनंद जी, रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज किया जा सकता है। जब किसी हेयर को लगे, लीगल हेयर को लगे कि उसे जो कोई संपत्ति मिलने वाली थी और ना मिली हो, तो वो ग्राउंड ऑफ इनकम अनसाउंड माइंड अगर कह सकता है कि टेस्टेटर वाज नॉट ऑफ साउंड माइंड व्हेन द विल वाज एग्जीक्यूटेड, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स उसकी साइनिंग ऑफ द टेस्टेटर एंड द साइनिंग ऑफ द विटनेसेस वाज नॉट डन एज पर द लीगल प्रोसीजर, तभी भी वो उसको चैलेंज कर सकता है। एंड सेकेंडली लैक ऑफ टेस्टिमनी इन कैपेसिटी, उसके बेसिस पे भी वो उसको चैलेंज कर सकता है। जी ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति है जिनका नाम पहले से विल में दर्ज हुआ है, क्या उनके पास सेफगार्ड का कोई रास्ता रहता है अगर वो ना चाहते हो कि भाई विल में कोई बदलाव हो? जी, ऐसे में कोर्ट पूरी देखता है कि जो विल बनाने टेस्टेटर की पूरे इंटेंशन को पूरी देखते हुए विल जो रजिस्टर्ड है, कोर्ट उसी के पक्ष में ही फैसला देते हैं। जी, इस वक्त गुड़गांव से राजेंद्र हमारे दर्शक। राजेंद्र, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी राजेंद्र। हेलो राजेंद्र, आपकी आवाज हम तो पहुंच रही, अपनी बात आप रख सकते हैं। हेलो, हाँ जी, मैं जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं राजेंद्र सिंह सर। हम अब 4 भाई हैं जी। 4 भाइयों में से एक भाई के नाम, बच्चे के नाम पे फादर विल करके गए हैं कि इनके यहाँ जो बेटा होगा तीसरे ब्रदर के, जी ये प्रॉपर्टी उसको दी जाए। जी। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर में दूसरे भाई चैलेंज कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, रश्मि जी आपके पास मैं आऊंगा जी, इसके मैं लेकर। एक इस विल बनाते समय रेस्ट्रिक्शन है कि कोई अनबॉर्न चाइल्ड को विल नहीं मिलेगी। वो अगर उसके नाम पे कुछ बनाई जाएगी तो वो वॉइड होगी। तो जो आप कह रहे हैं कि जो बच्चा होने वाला है उसके नाम पर वो जायदाद करके गए हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसके उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। चलिए राजेंद्र जी, तो आपको जी नहीं, मैं ये जानना चाहता था 4 भाइयों में से एक भाई के बच्चे के लिए वो बिल करके गए थे कि इनके यहाँ क्योंकि सेवा उन्होंने की थी। तो जिस वक्त वसीयत हुई थी उस वक्त आपके भाई को बच्चा था कि नहीं था, उसके बाद बच्चा हुआ? नहीं, बच्चा बाद में हुआ कि भाई उनके बच्चे के नाम जो लड़का होगा तो वो ये प्रॉपर्टी उसको दी जाए। ठीक है, तो राजेंद्र जी कानून यही कहता है कि जो बच्चा अभी जन्मा नहीं है, अजन्मे बच्चे के नाम पर कोई वसीयत नहीं हो सकती। तो ऐसी परिस्थिति में जो आप कह रहे हैं कि बच्चे के जन्म से पहले उसके नाम वसीयत कर दी गई थी, तो वह नल एंड वॉइड होती है कानून की निगाह में। तो इसमें आप अपना दावा ठोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम जुड़ने के लिए, और इस मामले में बेहतर जानकारी आपको उम्मीद है कि मिली है। अगर कोई और समस्या आपके सामने आती है तो आप वापस हम तक सीधा जुड़ सकते हैं। मैम, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि वसीयत करते वक्त या वसीयत तैयार करते वक्त या वसीयत को एग्जीक्यूट करते वक्त एक व्यक्ति को बेहद पता होनी चाहिए? जी, जब टेस्टेटर की डेथ होती है तो एग्जीक्यूटर अब जो अपॉइंट किया जाता है टेस्टेटर के द्वारा, वो उस विल को एग्जीक्यूट करता है। उसके लिए प्रोबेट हम वर्ड यूज करते हैं लीगल टर्म में। जी। तो इसके लिए जैसे ही टेस्टेटर की डेथ होती है, एग्जीक्यूटर अप्लाई करता है प्रोबेट के लिए। प्रोबेट वह होती है जो कॉपी ऑफ द विल अंडर द सील ऑफ द कोर्ट, उसको हम प्रोबेट कहते हैं। अगर फिर प्रोबेट के समय जब किस कोर्ट को लगता है कोई अपने अदर लीगल एज को समन करते हैं, और अगर लीगल एज बाकी के लीगल एज अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, तो कोर्ट उन्हें जो लीगल एज जो विल में रजिस्टर्ड हैं उनको प्रोबेट ग्रांट कर देती है। ठीक है, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि मैम, अगर कोई वसीयत करता है, अपनी वसीयत को एक बार आप लिखवा चुके हैं, उसको रजिस्टर भी करा चुके हैं, लेकिन अपने जीते जी ही आप उसमें बदलाव भी करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? और संभव है तो उसका फिर तरीका क्या रहता है? जी, जो चेंजेस इन द विल होते हैं उसको लीगल टर्म में कोडिसल कहते हैं। और जो भी चेंज करने हो टेस्टेटर को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज टेस्टेटर, जो भी उसको अमेंडमेंट करने हैं, कुछ भी चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सिग्नेचर ऑफ द टेस्टेटर एंड द विटनेसेस, दे ऑल हैज टू बी डन, एंड देन अगेन द कोडिसल हैज टू बी रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्रार्स ऑफिस। ठीक है, सो गुजरात से रक्षा हमारे दर्शक। रक्षा, अपनी बात आप रखें, कैसे की सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ मैडम, मैं आपसे, हेलो जी रक्षा। हेलो, हाँ मैडम, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे भैया ने पहले मेरे पापा ने विल कर दिया था, मेरे पापा आउट कर दिया, ठीक है। अभी मेरी मम्मी जिंदा थी, मेरी मम्मी जिंदा थी, अभी 4 दिन ही हुए, वो ऑफ हो गई। अभी 7 दिन के लिए मेरे मम्मी के पास वो क्या बोलते हैं, मकान का वो कब्जा लिया है। 7 दिन हुए, कब्जा का नोटिस आया है मम्मी के पास। वो द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट सीनियर सिटीजन का जो एक्ट होता है,
जी। इस आधार पर मेरी मम्मी के पास वो मकान का तो आ गया है, 7 दिन पहले ही आ गया है। अभी मेरे भैया मुझे हमको लोगों को घर में घुसने ही नहीं देता है, तो क्या करेगी मैडम? हालांकि अब आपकी बात पूरी तरीके से हम तक पहुंच नहीं पाई है। रश्मि, अगर आप समझ पाई हैं तो क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस चीज में? मुझे इनकी पूरी आवाज क्लियर नहीं हुई है। ठीक है रक्षा, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको जल्द कॉल जाएगा। आपकी पूरी बात बेहतर तरीके से सुनकर हमारी तरफ से आपकी सहायता जरूर की जाएगी। निश्चिंत रहिएगा आप इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जलंधर से परविंदर हमारे दर्शक। परविंदर, अपनी बात आप रखें। परविंदर, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है जी। जी सर, अपनी बात आप रखें। कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? अरे मैं इधर साढ़े नाना जी की प्रॉपर्टी है जी। नाना जी की प्रॉपर्टी है, वो नाना जी की डेथ हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर्टी बाद में ना मदर ना हुई है ना फादर ना हुई है जी। उनके बेटे को नाम हो चुकी। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका मदर का हिस्सा भी उसमें रहे? हेलो, आप चाहते हैं कि आपकी जो माँ है, आपकी जो मदर है, उनका हिस्सा भी उस प्रॉपर्टी में रहे, आप ये चाहते हैं? नहीं, मदर की डेथ हो चुकी है जी। तो सर हम कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? हमसे क्या चाहते हैं आप? अरे मैं जो नाना जी की प्रॉपर्टी है जी वो उसमें कब्जा वो हमारा भैया का है जी। मदर की डेथ हो चुकी है, फादर जी का है। हाँ वो सिद्धि बेटों के नाम हो जाएगी। ठीक है मैम, इनका सवाल असल ये है कि इनके जो नाना जी की प्रॉपर्टी है, नाना जी की डेथ हो चुकी है, इनकी माँ की भी डेथ हो चुकी है, लेकिन इनके फादर भी जिंदा है। तो क्या संभव है कि इनकी नाना जी की प्रॉपर्टी इनके पिताजी के नाम हो सके? जी, ऐसा तो अगर तब पता चलेगा अगर ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या उनकी पैतृक संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड है तो उन्होंने उसके भी विल बनाई होगी, तो विल में जिसका जिसका नाम होगा वो उन्हीं मिलेगी। और अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें भी अगर उनकी बेटी का होता है, इनमें इनके पिताजी का कोई लीगल राइट नहीं होता। ठीक है परविंदर, उम्मीद करता हूँ कि बेहतर सहायता आपको मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक कॉल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी हम तक स्टूडियो में आने के लिए और बेहतर सहायता दर्शकों को करने के लिए और बेहतर जानकारी वसीयत के बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर न्याय मिले, बेहतर न्यायिक सहायता मिले। और इस बारे में अगर आपके सामने कोई भी दिक्कत सामने आती है, कानून से संबंधित किसी भी दुविधा में आप फंसे हों, तो हम आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी हर कानूनी समस्या के लिए आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। नमस्कार।